सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। यस सो सर। हम ये कह रहे थे, जो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन पहले पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या क्या करा था, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि पिछले टर्न पे हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन लाइन देखे थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे ना उसमें एक ट्रांजिट टाइम इफेक्ट आता है, ठीक है ना। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट की वजह से हम पूरे जो आपके पैरामीटर्स होते हैं ना, पूरे पैरामीटर्स को हम एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे सेक्शंस में कट कर देंगे उसको, एक बहुत ही छोटा सेक्शन लेंगे, उसमें कट कर देंगे ट्रांसमिशन लाइन को, और उस सेक्शन को हम एनालाइज करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो आपके नॉर्मल लम्प नेटवर्क वाले जो पैरामीटर्स थे उसको हम उससे मॉडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करते टाइम जो हम आर डिफाइन कर रहे हैं ना, आर क्या है आपका पर यूनिट लेंथ होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि ओम, इसका यूनिट ओम में नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करोगे तो जो इसमें आर डिफाइन होता है ना, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है, ठीक है ना। ऐसे दिया रहेगा 100 ओम पर किलोमीटर, ऐसे करके दिया रहेगा, या फिर जो भी लेंथ होगा, ठीक है ना। तो लेंथ आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये ऐसा नहीं होगा कि सिंपल आपका 100 ओम दिया रहेगा, ठीक है। तो आर एल सी जी ये हमने देखा है, ये आपके प्राइमरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये आपके ध्यान रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट कई बार पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कांस्टेंट। तो जो आर है, एल है, सी है, जी है, क्या है आपके, ये प्राइमरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या है आपके प्राइमरी कांस्टेंट है। और इसी से हम लोगों ने इसी से हमने एक नेटवर्क बनाया। हम कई तरीके के नेटवर्क बना सकते हैं, हम लोगों ने सिमेट्रिकल टी बनाया, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क बनाया, एल नेटवर्क बनाया, ऐसे आप कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। अब वो नेटवर्क क्या करेगा ना, पूरा इफेक्ट लेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल दो वायर को मॉडल कर रहे थे, तो जब भी वायर में आपका करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। तो उसके वजह से, जो करंट के वजह से ना, जो भी आपका करंट फ्लो होगा उसके वजह से क्या करना है हमको कि उस इफेक्ट को कैप्चर करने के लिए हम इंडक्टेंस लेते हैं, इंडक्टेंस लगाते हैं। तो ये जो इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं ना, वो दोनों वायर के लिए है, ये नहीं कि हम यहाँ पे एक वायर के लिए, दोनों वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग वो इंडक्टेंस होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैप्चर करने के लिए हम आपका कैपेसिटेंस लगाते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटेंस कंसीडर करते हैं। और कैपेसिटेंस एक्चुअली में प्योर कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है, इसलिए हम इसके ना पैरेलल में एक हम लोग जी लगाते हैं। जी का मतलब कंडक्टेंस, ठीक है ना। ऐसे ही आपका प्योर इंडक्टर पॉसिबल नहीं है बनाना, तो हम क्या करते हैं, प्योर इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो इंडिकेट करता है, जो भी इंडक्टर का वायर है उसका जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा वो इंडिकेट करता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने करा था। उसके बाद हम लोग ना एक जनरल इक्वेशन डिराइव करे थे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है, b इक्वल्स टू v प्लस e टू द पावर माइनस गामा x प्लस v माइनस e टू द पावर गामा x, इसके फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। आप अगर पढ़े होगे, अगर ऐसा कोई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सोल्यूशन यही होता है, ये वाला, जैसे हमने लिखा है a इंटू e टू द पावर माइनस गामा x, ठीक है ना। या फिर अगर गामा के जगह पे अगर कोई मान लो और कांस्टेंट होता तो अल्फा होता, तो अल्फा माइनस अल्फा एक्स प्लस ई टू द पावर अल्फा एक्स, ऐसे करके होता, ठीक है ना। आप लोगों ने सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस में किया होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन, कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं। तो ए है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो दो आपके इक्वेशन हम लोग डिराइव करे थे। एक इक्वेशन किसके हैं, ये आपका वोल्टेज और करंट के हैं। कहाँ वोल्टेज और करंट के, ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेज और करंट होगा, इसके लिए हमने डिराइव किया था। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन देखा था कि टी सेक्शन के साथ हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस जो आया है हमारा टी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन का, वो आया है अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस और आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट गामा, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, ओके। अब हमने क्या करा कि इसी प्रोपेगेशन कांस्टेंट से, प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, अटेन्युएशन कांस्टेंट का ना, अटेन्युएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है आपका, रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप अलग कर दोगे तो उससे मिल जाएगा। तो इससे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अल्फा, कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। अल्फा कैलकुलेट किया था। ऐसे ही मैंने आपको बोला था कि बीटा कैलकुलेट करना है। तो बीटा आपका क्या है, बीटा यहाँ पे फेज कांस्टेंट है। तो मैंने आपसे बोला था कि बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा है आपका फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब कुछ लोगों ने बीटा शायद कैलकुलेट किया, तो कोई बताएगा बीटा क्या आया था?
बीटा की वैल्यू क्या आई थी? बीटा इक्वल्स टू क्या आया था, कोई बताएगा एनीवन? यस, हाँ बताओ। रूट में हाफ हो, फिर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और जी वेट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। वेट, ये है आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल जी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में माइनस आर जी आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी। माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी आया होगा, ठीक है ना, इतना आया होगा आपको, ठीक है। ये क्या है आपका बीटा, बीटा का मतलब ये फेज कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, ये है आपका फेज कांस्टेंट, ये हमारा फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब ना हम चलते हैं, देखो अब होता क्या है, आप देखो ना अल्फा और बीटा है ना, ध्यान से देखो, अल्फा और जो बीटा है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा भी ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी पे। यानी क्या होगा, अगर आपको कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हो मतलब कुल मिला के जो ट्रांसमिशन लाइन का अल्फा और बीटा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है ना। चीज आपको समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है ओमेगा स्क्वायर, देखो है दोनों में, ओमेगा स्क्वायर टर्म है, बीटा में भी है, अल्फा में भी है, और इसके साथ साथ देखो किसमें है, जेड नॉट में भी है, जेड नॉट में भी है आपका ओमेगा वाला टर्म। मतलब क्या है आपका, होता क्या है, देखो होता क्या है कि आपका जो ये टर्म है ना, वेट, ये जो टर्म है ना जेड नॉट जो है, जेड नॉट क्या है आपका, जेड नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ठीक है ना। कैसे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है जेड नॉट इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा था आर प्लस जी ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जी ओमेगा सी। तो भाई इसमें देखो ओमेगा का टर्म तो है ही ना, तो ओमेगा का टर्म है यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यानी पहला तो जेड नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। उसके अलावा हमारा जो अल्फा है, अल्फा भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, देखो ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है अल्फा, क्यों, क्योंकि देखो अल्फा में भी, अल्फा जो भी है ये भी आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ओमेगा स्क्वायर ये भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। इसके साथ साथ हमारा जो बीटा है, बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा होता है फेज कांस्टेंट, ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे करेगा कि इसके वजह से ना डिस्टॉर्शन आएगा। जैसे डिस्टॉर्शन क्यों आएगा, देखो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, जैसे मान लो आपका सपोज करो कोई लाइन है, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई लाइन है आपका, ठीक है। अब कोई लाइन है, अगर उस लाइन को आप मान लो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जेड नॉट है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जेड नॉट है। अब उस लाइन को अगर मान लो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जेड नॉट है, उसको अगर आपने जेड नॉट आउटपुट, उस पे आउटपुट पे जेड नॉट लगा दिया, तो क्या होगा, उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांस, मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना, एक सेक्शन ले लिया छोटा सा ऐसे, ठीक है ना, मैं बोलूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस जेड नॉट है। अब मैंने इसके आउटपुट पे ऐसे एक जेड नॉट लगा दिया, ठीक है ना, तो मैं जो भी सिग्नल भेजूंगा ना, तो एक ऐसे इस सिग्नल को ये लगेगा ना कि इनफाइनाइट नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है, तो ये कभी लौट के आएगा ही नहीं। मतलब दोनों अगर जेड नॉट मैच होंगे, दोनों अगर जेड नॉट मैच होंगे तो क्या होगा, इसको लगेगा सिग्नल को कि इनफाइनाइट नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है, तो लौट के आएगा ही नहीं, मतलब ये बहुत अच्छा नेटवर्क हो जाएगा, मतलब इसमें रिफ्लेक्शन जीरो होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी जो भी आप सिग्नल यहाँ पे लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग करोगे तो ये जेड नॉट अलग हो जाएगा, और उसके हिसाब जेड नॉट, अब जेड नॉट ऐसा थोड़ी है कि आप जेड नॉट हमेशा चेंज कर दोगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपका एक लिया था, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था कि सपोज करो आपके पास एक एंटेना है, जैसे मान लो आपके पास एक कोई एंटीना है, मान लो ये डिस एंटीना है, ऐसे करके ये डिस एंटीना है, ठीक है ना। अब आपने इस डिस एंटीना को ऐसे डिजाइन किया है कि इसका जो इम्पीडेंस है, सपोज करो 75 ओम है, सपोज करा जो एंटीना का इम्पीडेंस है, और आपने इससे इससे 75 ओम से एक केबल ले गए, ठीक है ना, एक केबल ले गए, और कौन सा केबल ले गए आप, कोएक्सियल केबल ले गए 75 ओम का। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कोएक्स, मतलब मान लो ऐसे ट्रांसमिशन लाइन के साथ कि ये जो जेड नॉट 75 ओम है ना, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी पे होगा, सारी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। जब एक फ्रीक्वेंसी मतलब यानी मान लो कोई और फ्रीक्वेंसी ये ट्रांसमिट या रिसीव करेगा, तो ये 75 ना ओम होके सपोज करा कि हो जाए 78 ओम, तो क्या होगा, 78 और 75 तो मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैच नहीं हो रहे हैं तो मैक्सिमम पावर तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो ये टर्म है ना, कौन सा टर्म, जेड नॉट है या फिर अल्फा है या बीटा है ना,
इसको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होएगा तो जितना फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंजेस होंगे उसके अल्फा बीटा भी चेंज होगा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और जेड नॉट भी चेंज होगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि डिस्टॉर्शन कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में कॉजेज ऑफ डिस्टॉर्शन क्या है, कॉजेज ऑफ डिस्टॉर्शन विथ इन ट्रांसमिशन लाइन, तो सबसे पहला कॉज क्या है कि आपका जेड नॉट ही किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड नॉट आपका फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ठीक है, जेड नॉट। ऐसे ही आपका अल्फा भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, और आपका बीटा भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है ना। तो यही रीजन है डिस्टॉर्शन का, ठीक है ना, यही रीजन है आपका डिस्टॉर्शन का। अब देखो क्या है, अब इस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म की वजह से ना ये आपका जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है उसमें डिस्टॉर्शन आता है। अब हम एक कंडीशन ये करेंगे, मिनिमम डिस्टॉर्शन कब होगा, हम एक कंडीशन डिराइव करेंगे कि मिनिमम डिस्टॉर्शन किस केस में होगा, मिनिमम डिस्टॉर्शन। इस चीज को ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मिनिमम डिस्टॉर्शन कब होगा, आपको मैंने क्या बताया कि डिस्टॉर्शन हो क्यों रहा था, डिस्टॉर्शन इसलिए हो रहा था कि जो जेड नॉट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, अल्फा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, बीटा क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। मतलब मैं कुछ जुगाड़ लगा के इसमें से जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म मतलब ओमेगा वाला जो टर्म है, इसको मैं रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, काम सही हो जाएगा, बहुत कम डिस्टॉर्शन होगा आपकी लाइन पे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन में क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा जिससे ओमेगा वाला टर्म क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, हट जाए, ठीक है ना। तो अब सबसे पहला देखते हैं, पहला हमको कहाँ से हटाना है ओमेगा वाला टर्म। पहला देखो ध्यान से, जो जेड नॉट है आपका, जेड नॉट ये क्या आया था, जेड नॉट इक्वल टू आया था आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। अब मैं ये बताओ इसमें से मेरे को क्या करना है, ओमेगा वाला टर्म हटाना है। तो देखो मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, देखो इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें सपोज करो ऊपर से मैं आर कॉमन ले लूँ, देखो ध्यान से, ऊपर से मैं आर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर बचेगा, ठीक है ना। और नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूँ, नीचे से मैं कॉमन ले लूँ जी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस जे ओमेगा सी बाई जी, यही बचेगा ना, ठीक है ना, ऐसे बचेगा। अब देखो, अब मेरे को अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं, देखो यहाँ पे कुछ अलग आपको टर्म दिख रहा है क्या, अगर मैं इस पे वन सेकेंड, कौन सा कलर है, ये देखो, ये जो टर्म है ना, ये आपको दिख रहा होगा एल बाई आर ऊपर, इसमें देखो सी बाई जी। अगर मैं ये दोनों टर्म को बराबर कर दूं, देखो मैं अगर इफ मैं क्या करता हूं, इफ एल बाई आर इक्वल्स टू सी बाई जी में कर दूं, देखो ध्यान से, मैं क्या कर दूं, इफ एल बाई आर इक्वल्स टू सी बाई जी, ठीक है ना, सी बाई जी। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा, जेड नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, जेड नॉट क्या आ जाएगा, फिर जेड नॉट क्या आ जाएगा, जेड नॉट आपका ये जब पूरा ऊपर ये आ जाएगा आर 1 प्लस जे ओमेगा एल बाई आर को मैं सी बाई जी रख देता हूँ तो सी बाई जी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा, वेट, नीचे हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा, सॉरी जे ओमेगा भी है यहाँ पे, वेट इसको मैं, ये आपका है जे ओमेगा सी बाई जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा जे ओमेगा सी बाई जी। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, ये आपस में ये वाला और ये चीज कैंसल, तो क्या बच गया, ये बच गया अंडर रूट में आर बाई जी बच गया, ठीक है ना, आर बाई जी बच गया, ठीक है। और यहां से इस इक्वेशन से आप देखो, इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, आर बाई जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन से आर बाई जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एल बाई सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगेन एल बाई सी के बराबर हो जाएगा, एल बाई सी के। मतलब जो जेड नॉट था, जेड नॉट की क्या वैल्यू आ गई, नहीं तो वो आ गई आर बाई जी या फिर अंडर रूट में एल बाई सी। मतलब क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो था ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस जो है ना, डिपेंडेंस क्या हुआ, डिपेंडेंस इज नाउ रिमूव्ड, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस था तो हट गया,
ठीक है। मतलब क्या है, अब जेड नॉट आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। किससे, फ्रीक्वेंसी से। मतलब क्या है कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इसको चला लो। अगर आप ये ट्रांसमिशन लाइन में ये मैनेज कर लिया L बाई आर इक्वल टू सी बाई जी, तो आपका ट्रांसमिशन लाइन एकदम मस्त चलेगा। जेड नॉट उसका चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे, ठीक है। अब देखो इस चीज को याद कैसे करना है, एक कंडीशन को, एक कंडीशन याद करने के लिए इसको देखो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ एल जी इक्वल्स टू आर सी। याद कर लेना, एल जी टीवी याद है ना, एल जी टीवी जानते होगे, तो एल जी वहां से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जब एल और जी हो गया तो बाकी के जो दो बचे आपके, चार आपके प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं। क्या होता है, आर होता है, एल होता है, सी होता है, जी होता है। तो एल जी जब हो गया, बाकी कौन से बचे, आर सी बचा, ठीक है ना। एल जी हो गया तो उसके बाद क्या बचा, आर सी बचा। तो एल जी आप याद रखो, तो एल जी इक्वल टू आर सी जो कंडीशन होगा ना, वो किसके लिए होगा, मिनिमम डिस्टॉर्शन के लिए। मतलब इसको बोलते हैं कंडीशन को फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन, डिस्टॉर्शन लेस लाइन, ठीक है ना। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी हमारा पूरा प्रूफ नहीं हुआ, अभी हम केवल जेड नॉट की बात कर रहे हैं। अभी हम और भी देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हमको ये भी देखना है कि एक कंडीशन रखने पे अल्फा बीटा की डिपेंडेंसी हट रही है कि नहीं, ये भी तो चेक करना है ना। एक ही से थोड़ी हम बोल देंगे डिस्टॉर्शन के लिए है, लेकिन हम चेक करते हैं। चलो दूसरा चेक करते हैं। तो ये जेड नॉट डिस्टॉर्शन लेस पे आपका जेड नॉट की वैल्यू क्या आ गई, जेड नॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 50 स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। जितना स्टार लगा सकते हो, जितना स्टार लगा सकते हो, ठीक है। जितना स्टार तुम्हारे पास हो सब इसको दे देना। एल जी इक्वल टू आर सी, ठीक है। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह आएगा, ठीक है। तो एक इसका है डिस्टॉर्शन लेस लाइन का एक कंडीशन है, एल जी इक्वल टू आर सी, याद रखना, ठीक है ना। चाहे इस फॉर्म में याद रखो, चाहे एल बाई आर इक्वल टू सी बाई जी याद रखो। देखो मेरा काम ये है कंफ्यूजन हटाना किसी की जिंदगी से ना। तो कंफ्यूजन कैसे हटेगा कि जब एल जी आप याद रखोगे, एल जी याद रखोगे, उसके बाद क्या है, जो दो पैरामीटर है उनका मल्टीप्लीकेशन तो याद ही हो जाएगा। अब एल और जी एक साथ याद हो गए, यानी क्या है, एल जी इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई कर दो उसके बराबर में, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, एल बाई सी जी बाई आर बाई जी, ऐसे करके कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। बस आपको ये याद रखना है, एल जी इक्वल टू आर सी, दैट्स इट। एनीवेज दूसरा चीज देखो, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कि हमको देखना है अल्फा और बीटा का डिपेंडेंस। तो अल्फा और बीटा वाला याद होगा आपको, गामा इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, गामा इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे आर प्लस जे ओमेगा एल और टाइम्स जी प्लस जे ओमेगा सी, यही लिख रहे थे ना। यानी गामा स्क्वायर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली गामा स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, ये लिखूंगा आर जी, ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है ना, आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, प्लस अगर मैं मान लो इसमें से जे ओमेगा कॉमन ले लूंगा, वेट, तो जे ओमेगा तो एक तो हो जाएगा आपका एल जी आ जाएगा, आर सी प्लस एल जी हो जाएगा, आर सी प्लस एल जी, ठीक है ना। देख लेना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, गामा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्या कंडीशन रखा है, आपको याद होगा हमने कंडीशन रखा था एज डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए क्या कंडीशन रखा था, अब इसमें रख के चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। अब देखो एज, देखो ध्यान से, एज आर हमको पता है एल जी की वैल्यू किसके बराबर है, एल जी इक्वल्स टू आर सी या फिर सी आर, जो भी लिखना चाहो, आर सी है, ठीक है ना, एल जी इक्वल्स टू आर सी है। मतलब मैं ध्यान से देखो, अगर मैं आर सी को लिखना चाहूँ, आर सी को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर सी को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, आर सी इक्वल्स टू एल जी और इक्वल्स टू मैं ऐसे अंडर रूट में लिख दूँ सी आर टाइम्स एल जी, क्योंकि पता है सी आर और एल जी बराबर हैं, तो बराबर होंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे तो वही बात आएगा, ठीक है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी आर प्लस एल जी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 अंडर रूट सी आर इंटू एल जी, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सी आर और एल जी तो बराबर है ना, सी आर एल जी कहाँ से बराबर है, ये है आपका जो हमने कंडीशन माना था, हम लोगों ने ऊपर एक कंडीशन लिया था, देखो यहाँ पे जो एल जी इक्वल टू आर सी वाला, यहाँ से, ठीक है ना, ये हमारा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे आसान हो जाएगा, जो मैं थोड़ा जुगाड़ लगा रहा हूँ। तो
RC इक्वल टू LG है ही, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, CR इंटू LG लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो वही बराबर क्वांटिटी आ जाएगा ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही दो चीजों को जोड़ दो, तो RC और LG बराबर है, तो यानी क्या होगा, एक आपका अंडर रूट में CR LG हो जाएगा, प्लस एक और आपका अंडर रूट में CR LG होगा, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स CR LG। ठीक है, अब इस चीज को मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में RG का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। मैं इस इक्वेशन को लिखने जा रहा हूँ, ये वाला जो भी इक्वेशन है, मान लो इसको सपोज करा फर्स्ट इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन में रीराइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, जे ओमेगा मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, LC का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, ओमेगा स्क्वायर LC को ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर LC को इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ क्या, 2j ओमेगा अंडर रूट में CR इंटू LG लिख सकता हूँ ना। देखो RG प्लस LG को, इसको CR प्लस LG वाला जो है, इस चीज को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब क्या है, देखो इससे मेरा क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, दूसरे पेज पे चलते हैं, एक इसको कॉपी कर लूँ मैं, क्या था भूल जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लूँ, ये हमारा है, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या है, आपको पता है जो गामा स्क्वायर होता है ना, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट में RG, ठीक है ना, RG प्लस जे ओमेगा, अच्छा वेट 1 सेकेंड, ये जो है ना, ये हमने जो LC लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो इसको अंडर रूट में हमको रखना पड़ेगा ना, ऐसे जे ओमेगा रूट LC का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे जे ओमेगा रूट LC का ओवरऑल का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको दोबारा करके देख लो, वही आएगा जो आपका फाइनल आया था। जैसे क्या आएगा, इसको अगर आप फर्दर आपको करोगे ना, तो यही आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यही आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वेट, क्या आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल और जी प्लस जे ओमेगा सी, ये आ जाएगा। अगर आप इसी को सॉल्व कर दो, इसी गामा स्क्वायर को, तो यही आ जाएगा फाइनली, ठीक है ना। बस आपको पुट क्या करना होगा, पुट आपको ये करना होगा LG इक्वल्स टू CR, मतलब सॉल्व करते टाइम इस पुट कर दोगे ना, तो ये वाला चीज आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देख लेना एनीवेज। तो आप देखो गामा स्क्वायर इतना होगा, तो यानी गामा यहाँ से कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा अंडर रूट में RG प्लस जे ओमेगा LC, इतना आ गया गामा, ठीक है। अब गामा को पता है कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस जे बीटा, ये आ गया अंडर रूट में RG प्लस जे ओमेगा रूट LC, ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में RG आ गया, ठीक है। और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गया, बीटा की वैल्यू आ गया ओमेगा रूट में LC। अब एक चीज देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा क्या है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। लेकिन जो बीटा है, बीटा क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, बट लीनियर डिपेंडेंस है, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मतलब क्या है आपका, आपको पता है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे बीटा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ध्यान से समझो। अगर ये नॉन लीनियर डिपेंडेंस होता ना, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। ये तो अल्फा तो आपका टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, तो अल्फा तो एकदम आपको सही देगा, कोई इसमें आपका अटेन्युएशन, मतलब अगर आप ये कंडीशन अचीव कर लोगे, ये कंडीशन आप अचीव कर लोगे, तो जो भी अटेन्युएशन था वो आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगा अटेन्युएशन, ठीक है ना, वो फिक्स अटेन्युएशन होगा, जो भी आर और जी के वैल्यू पे होगा, ठीक है ना। लेकिन जो बीटा है ना, बीटा क्या है आपका, बीटा है आपका प्रोपेगेशन फेज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जो फेज होगा ना, फेज लीनियरली चेंज होगा, ठीक है ना। तो जब लीनियर फेज चेंज होता है ना, लीनियर फेज चेंज को आप कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है ना। समझो इस चीज को, लीनियर फेज चेंज को ना आप कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नॉन लीनियर फेज चेंज होता तो नहीं कर पाते। इसीलिए इस कंडीशन को ना हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं
इस टोटल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिस्टॉर्शन वाली कंडीशन, ठीक है ना। ये मिनिमम डिस्टॉर्शन वाली कंडीशन है, और एक कब अचीव होगा, जब LG इक्वल टू RC होगा, ठीक है ना। तो देखो LG इक्वल टू RC जैसे हो रहा है, उसमें Z0 क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इसमें खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना, फ्री ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है। अल्फा भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट खत्म हो जा रहा है, और जो बीटा था, बीटा पहले क्या था, देखो बीटा पहले नॉन लीनियरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, देखो क्या था, ओमेगा स्क्वायर टर्म आ रहा था इसका, देखो ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, मतलब ये नॉन लीनियरली रिलेटेड था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो लीनियर आ जा रहा है, लीनियर रिलेशन। तो लीनियर रिलेशन को ना आप, लीनियर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म को आप इजीली डील कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर हम जैसे ही LG इक्वल टू RC रखते हैं, उस केस में हमारा कोई मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए केस को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो आप, अब मैं बोलूं आपसे कि प्रैक्टिकली कैसे हमको करना है डिस्टॉर्शन को कम, किसी भी लाइन की डिस्टॉर्शन को कम कैसे करना है। तो देखो, आपको एक तो पता है, आपको ये LG इक्वल टू RC पता है, ये आप कर दोगे तो ठीक है ना, LG इक्वल टू RC कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ R/L इक्वल टू G/C, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसी इक्वेशन को। बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है ना, इसको भूलना ही नहीं है कभी भी। अब देखो प्रैक्टिकली आप कैसे कर सकते हो इस काम को, किस काम को, जो हम लोगों ने मिनिमम डिस्टॉर्शन वाला देखा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे कि R की वैल्यू कम कर दो, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, R की वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। R की वैल्यू कम कर दो, G की वैल्यू क्या करो आप, जो G है आपका, वेट, R की वैल्यू आप कम कर दो, ठीक है। C की वैल्यू क्या करो, C की वैल्यू आप कम कर दो, ठीक है ना। R की वैल्यू कम कर दो, C की वैल्यू कम कर दो, G की वैल्यू बढ़ा दो और L की वैल्यू बढ़ा दो। मतलब मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। R की वैल्यू कम करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, R की वैल्यू कम करने का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये जो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक जो हम लोग आर्म बना रहे थे इसका, T नेटवर्क का, उसमें क्या था, एक मैं इसको अभी बना ही दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। इस नेटवर्क में देखो, ये R है आपका, ये L है, ये आपका R है, ये L है, ये आपका C है, ये G है, ठीक है ना, ऐसे करके। अगर आप R कम करोगे ना, R अगर आप कम करोगे, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप जैसे ही R की वैल्यू कम करोगे ना, तो अटेन्युएशन कम होगा। अटेन्युएशन कब होता है, सिग्नल पावर लॉस की वजह से अटेन्युएशन होता है, और पावर लॉस कहाँ होगा, रेजिस्टिव कंपोनेंट में होगा, तो अटेन्युएशन कम होगा। यानी कुल मिलाकर मैं बात बोलूँ ना, अगर आप R की वैल्यू कम करते हो ना, तो आपका जो अल्फा है ना, जो अल्फा वाला जो टर्म था, ठीक है ना, ये अल्फा थोड़ा सा मतलब इस अल्फा में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना, R अगर कम करोगे तो, ठीक है। ऐसे ही देखो जो G है, G की वैल्यू, ठीक है ना, मैं G अगर की बात करूं, G की वैल्यू, ठीक है, तो G की वैल्यू ना एक्चुअल में वेट, इसको मैं G को ना कम ना करके, इस हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, हमको ये करना है कि जो ये आपका कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है, ये क्या हो, प्योर कैपेसिटर हो। तो प्योर कैपेसिटर कब होगा, ये जब आपका जो कंडक्टेंस हो ना, G बहुत कम हो, इसका G टेंस टू 0, ठीक है ना। ध्यान से समझो, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक दो प्लेट होती है, उसके बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर कंडक्टिविटी बहुत कम है ना, अगर 0 है, तभी ये प्योर कैपेसिटर होगा। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा, मतलब कंडक्टिविटी 0 नहीं है, नॉन 0 है, उस केस में नॉन आइडियल होगा, लीकी कैपेसिटर होगा। और जब लीकी कैपेसिटर होगा ना, तो ये पावर को लॉस करेगा, मतलब पावर इसमें लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझो, दो चीजों को समझने की जरूरत है इसमें। एक तो आपको जो उसको मैं एक जो है ना, आप क्या करोगे कि रेजिस्टेंस जो है ना आपका, जो भी नेटवर्क है उसका रेजिस्टेंस कम करो, जितना भी कम कर सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपका है। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि जो भी आपका कंडक्टेंस है, G जो है, इसकी वैल्यू क्या करो, इसकी वैल्यू भी कम करो, ठीक है ना, क्योंकि जितना G कम करोगे आप, उतना ही क्या होगा आपका, उतना ही ज्यादा आपका अच्छा कैपेसिटर होगा। और उतना ही ज्यादा अच्छा कैपेसिटर का मतलब उसमें पावर लॉस क्या होगा, 0 होगा। नो आइडियल कैपेसिटर में क्या होता है, पावर लॉस 0 होता है, आइडियल इंडक्टर में पावर लॉस 0 होता है, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली हम कैसे इसको मतलब इस चीज को, इस कंडीशन को कैसे हम लोग अचीव करते हैं एल जी इक्वल्स टू आर सी को, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लो यहाँ पे आर सी लिखा हुआ है, अगर सपोज करो आर को आपने जीरो कर दिया, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने कोई जुगाड़ लगा के आर को जीरो कर दिया, ये वाले आर को, ठीक है ना, जीरो तो पॉसिबल है नहीं, मतलब बहुत कम कर दिया, तो अब बहुत कम किया ना, तो इस जी को भी आपको बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझो मेरी बात को, तभी दोनों तरफ बराबर होंगे ना, दोनों तरफ बराबर होंगे तभी। तो यही इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना है, एल जी इक्वल्स टू आर सी, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्टॉर्शन लेवल, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज देखो कि हमने क्या देखा, हमने देख लिया मिनिमम कंडीशन फॉर मिनिमल डिस्टॉर्शन, ठीक है ना। ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया था एल जी टी वी इक्वल्स टू आर सी, ये हमारा आया था, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमारा आ गया। अब हम चलते हैं ना कि हम ऐसी लाइन एक इमेजिन करते हैं ना जो लॉसलेस लाइन हो, समझो मेरी बात को, लॉसलेस लाइन, ठीक है। डिस्टॉर्शन अलग चीज है, लॉसलेस अलग चीज है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि सिग्नल में मान लो कि आपने जो सिग्नल ट्रेवल किए, मतलब जो सिग्नल आपने ट्रांसमिशन लाइन को दिया है ना, उसके शेप वगैरह में चेंजेस हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टॉर्शन। लॉसलेस लाइन का मतलब क्या है ना, जो सिग्नल आपने जैसे दिया, ये मान लो सपोज करो लाइन है, ठीक है ना, आपने ये सिग्नल दिया इतने एम्पलीट्यूड का, ठीक है ना, अभी सेम एम्पलीट्यूड का सिग्नल यहाँ पे मिले, कोई भी इसमें लॉस ही ना मिले, ठीक है ना, नो लॉस, लॉसलेस लाइन, ठीक है ना। लॉसलेस लाइन मतलब क्या है कि लॉसलेस लाइन के केस में, लॉसलेस लाइन कब होगा, लॉसलेस लाइन के लिए आपको क्या करना होगा कि जो कुछ भी सिग्नल आपने ट्रांसमिशन लाइन को फीड किया है, वही उस इनपुट पे जो फीड किया वही आउटपुट पे मिले, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है भाई साहब, ये तब पॉसिबल है जब आर की वैल्यू, मैं अभी बता रहा था आपको, समझा रहा था, ये कब पॉसिबल है लॉसलेस लाइन कब पॉसिबल है, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहली चीज आर की वैल्यू जीरो, दूसरी चीज क्या हो, ध्यान से समझो इस चीज को, दूसरी चीज क्या हो, आर की तो वैल्यू जीरो हो ही, दूसरी चीज जी की भी वैल्यू जीरो हो जाए, समझो चीज की, जी की वैल्यू जीरो हो जाए। जी क्या है, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस क्या, इन दोनों लाइन के बीच में कंडक्टेंस, तो हम तो कंडक्टेंस भी तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, हमको क्या चाहिए, इस लाइन को मतलब इस जो वोल्टेज वेवफॉर्म है इसको यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा, इसमें देखो, इस मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका इक्विवेलेंट मॉडल है ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला मॉडल है ऊपर वाला, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये लाइन में ना आपका पावर लॉस होना ही नहीं चाहिए, तो पावर लॉस कब नहीं होगा कि एक तो पहले रेजिस्टर वाला कंपोनेंट ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडक्टर है, अगर प्योर इंडक्टर है तो उसमें पावर लॉस जीरो होता है, प्योर कैपेसिटर है तो पावर लॉस जीरो होता है, और प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर बनाने के लिए आपको आर को भी जीरो करना पड़ेगा, जी को भी जीरो करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि लॉसलेस लाइन की कंडीशन क्या हुई कि आर भी जीरो है, जी भी जीरो है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे ही मैं किसी लाइन को लॉसलेस बनाऊंगा, लॉसलेस कैसे बनेगा, आर को जीरो कर दो रेजिस्टेंस को और जी को जीरो कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आर और जी को जीरो करूंगा तो आपको एक इक्वेशन याद होगा, डिस्टॉर्शन लेस लाइन क्या था हमारा, एल जी इक्वल्स टू आर सी था। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं आर को और जी को जीरो बना दूंगा, मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जी को मैंने जीरो कर दिया और यहाँ पे आर को जीरो कर दिया, अरे यार ये तो बहुत कमाल हो गया, ये देखो दोनों तरफ जीरो जीरो हो गया, ये तो इक्वेट हो गया। मतलब क्या है, जैसे ही मैं लॉसलेस लाइन इंश्योर किया, लॉसलेस कैसे कैसे इंश्योर करूंगा, आर और जी को जीरो करके, लेकिन जैसे ही मैं आर और जी को जीरो करूंगा तो एल जी इक्वल्स टू आर सी मेरा फॉलो हो गया। मतलब कोई भी लॉसलेस लाइन होगा ना वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बन जाएगा, ध्यान से समझो, डिस्टॉर्शन लेस लाइन बन जाएगा। मतलब अगर आपसे मैं बोलूं कि आप एक लॉसलेस लाइन बना दो, ठीक है, मेरे को नहीं पता डिस्टॉर्शन लेस का, लेकिन अगर कोई बंदा उसका डिस्टॉर्शन मेजर करेगा ना तो उसमें डिस्टॉर्शन रहेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने लॉसलेस बनाया ना तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, एल जी इक्वल्स टू आर सी, और एल जी इक्वल्स टू आर सी कंडीशन किसके लिए था, ये था आपका लॉसलेस लाइन के लिए था, ठीक है ना, समझ लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एवरी लॉसलेस लाइन
is a distortionless line, distortionless line, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा ट्रू हुआ क्या, उल्टा इसका, बट vice versa is not true, is not necessarily true। मतलब इसका उल्टा कोई जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। क्यों जरूरी नहीं है, देखो इस चीज को, ये इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लो मैं बोलूं एल की वैल्यू है, सपोज करो एल की वैल्यू 1 माइक्रो हेनरी, सॉरी 1 मिली हेनरी पर मान लो मीटर, ऐसे ठीक है ना। ऐसे ही मैं जी की वैल्यू ले लूं, जी की वैल्यू ले लूं